चलो भाई, दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन, रोटेशन के बाद हमारे पास enlargement आ रही है। enlargement एज द नेम सजेस्ट, enlargement में आपका जरूरी नहीं है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, समटाइम्स उसका साइज छोटा भी हो जाता है। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्केल फैक्टर, इसीलिए स्केल फैक्टर को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्केल फैक्टर आपको आधी स्टोरी बता देता है कि आपका इमेज कैसे बनेगा, किस उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, सेम ओरिएंटेशन का होगा, डिफरेंट ओरिएंटेशन का होगा। तो इसमें स्केल फैक्टर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्केल फैक्टर को थोड़ा सा समझना है इसमें। बाकी इन्लार्जमेंट को मैंने लिखा है, इन्लार्जमेंट इज द जूम इन जूम आउट। ठीक है, आपको कोई भी चीज अगर बढ़ानी होती है तो आप उस पर टैप करते हो, वो चीज बड़ी हो जाती है, वापस टैप करते हो, वो जो है चीज छोटी हो जाती है। तो जूम इन और जो जूम आउट का फीचर है ना, दैट इज कॉल्ड इन्लार्जमेंट। इन्लार्जमेंट के लिए यू हैव टू मेंशन टू थिंग्स। जब आप डिस्क्राइब करते हो ना, हमने डिस्क्राइब के क्वेश्चंस भी देखे थे कि समटाइम्स वो आपसे कहता है कि डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन। तो डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन में यू हैव टू मेंशन टू थिंग्स। अगर इन्लार्जमेंट लिखोगे तो आपको दो चीजें बतानी पड़ेंगी। द फर्स्ट थिंग इज द सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट। सेंटर ऑफ रोटेशन था ना, यहाँ सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट होता है। एंड द अदर थिंग इज कॉल्ड द स्केल फैक्टर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट के लिए ना आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने की जरूरत नहीं होती। जैसे सेंटर ऑफ रोटेशन में मैंने आपको बोला था कि यू हैव टू ड्रॉ टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, द पॉइंट वेयर द टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। यहाँ जो है आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ क्या काम करना होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट। पहले तो मैंने आपको सिर्फ इतनी चीज बताई कि इन्लार्जमेंट जो होता है वो जूम इन और जूम आउट का फीचर होता है। इन्लार्जमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए आपको दो चीजें बतानी पड़ती हैं। द फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट, कहाँ तुमने टैप किया है। ठीक है, एंड द अदर थिंग इज कॉल्ड द स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर का मतलब ये होता है कि आपका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बड़ा हुआ है या कितने टाइम्स छोटा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना, ये एक नंबर होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो स्केल फैक्टर इज बेसिकली अ नंबर दैट टेल्स हाउ मेनी टाइम्स आर इमेज इज लार्जर देन आर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने ये बात डिस्कस कर ली कि इन्लार्जमेंट का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपका इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, समटाइम्स वो छोटा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो वो स्केल फैक्टर जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब इमेज जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, कब हमारा इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो पहली चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट। सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट फाइंड आउट करने के लिए जाहिर सी बात है वो आपको ऑब्जेक्ट और इमेज देगा। जब वो आपको ऑब्जेक्ट और इमेज देगा तो यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। हमारे पास इस वक्त दो एग्जांपल्स है हमारे सामने, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और एक ट्राइंगल है पी डैश क्यू डैश और आर डैश। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स का साइज डिफरेंट है। इसका मतलब है कि यहाँ इन्लार्जमेंट हो रही है। अच्छा, अब हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट, हम क्या करेंगे, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होते हैं जैसे आर और आर डैश है, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए इनकी लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। इसी तरह हम दो और कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लेंगे, जैसे पी और पी डैश ले लिया मैंने। पी और पी डैश को भी हमने एक लाइन से ज्वाइन किया और उसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। जहां ये दो लाइंस मीट करेंगी दैट विल बी द सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट। उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट। सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो है ना सीओई कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जरा इसको जो है ना वर्डिंग्स में लिख लो, हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट, इसको थोड़ा सा वर्डिंग्स में लिखो। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट फाइंड आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्क्राइब के क्वेश्चन में जब आप डिस्क्राइब करोगे तो आपको सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट बताना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट यू नीड टू सर्च टू पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। दो कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर पॉइंट्स को आपने सेलेक्ट करना है, देन ज्वाइन देम विद अ लाइन, और लाइन को एक्सटेंड कर देना आगे की तरफ। जैसे ये आर डैश है और ये आर है, तो आपने क्या किया, एक लाइन बनाई, आर और आर डैश को ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ चले गए। अब जाहिर सी बात है तुम उस तरफ तो एक्सटेंड नहीं करोगे, अगर उस तरफ एक्सटेंड करोगे तो दोनों लाइंस तो मीट नहीं होंगी। तो आपने उस तरफ एक्सटेंड करना है जहां आपकी लाइंस जो है वो मीट होने की पॉसिबिलिटी हो। तो आपने आगे की तरफ इसको इस तरह एक्सटेंड कर दिया। यहाँ से आपने आर और आर डैश को एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से आपने पी और पी डैश को एक्सटेंड कर दिया। जहां ये दोनों पॉइंट्स जो है वो मिलेंगे दैट विल बी द सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट। वो हमारा जो है वो सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट होगा। फिगर वन में तुम ये देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है ना वो एक साइड पे है और सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट जो है ना वो दूसरी साइड पे है। अब जो मेरे पास दूसरी फिगर है इधर, इधर भी जो है वो तुम देख रहे हो कि भाई ये ऑब्जेक्ट है मेरा पी क्यू आर और ये मेरा इमेज है पी डैश क्यू डैश और आर डैश। यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो मेरा इमेज है ना वो साइज में बड़ा तो हुआ है लेकिन वो फ्लिप भी हो गया है, उसकी ओरिएंटेशन भी चेंज हो गई है। अब वो जो है ना वो उल्टा हो गया है। तो ये भी इन्लार्जमेंट है। ठीक है, ये भी इन्लार्जमेंट है। ये मैं बताऊंगा कि कैसे हुआ। इसका सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट फाइंड आउट करने का तरीका भी बिल्कुल वही है।
यू हैव टू जॉइन द लाइंस, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। जैसे क्यू और क्यू डैश को तुमने ज्वाइन किया एक लाइन से, और तुमने आर और आर डैश को एक लाइन से ज्वाइन किया। दो जो पेयर्स है ना, इनको ज्वाइन करना इनफ है, तीसरे पेयर की जरूरत नहीं है। जस्ट ज्वाइन द टू लाइंस, ठीक है, दो लाइंस को आपने ज्वाइन कर दिया। जहां वो मीट करेंगी दैट विल बी द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। यहाँ तुम्हारा जो है वो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है। अगर तुम पी और पी डैश को भी ज्वाइन करते ना, तो वो यहीं आता, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता, लेकिन वो रफली इधर ही आता है। इसीलिए वो कहते हैं थर्ड लाइन की ज्वाइन जो है ना, उसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट टू पेयर्स जो है वो इनफ है, यू विल गेट द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। अब नोटिस ये करना कि इस वाली फिगर में जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑन वन साइड एंड द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज ऑन द अदर साइड। लेकिन ये जो मैंने तुम्हें फिगर 2 बताई है, इसमें जो तुम्हारा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है, ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, तो अब मैं इसको रिलेट करके तुम्हें बताता हूँ कि इन दोनों सिनेरियोज में हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ होगा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, कौन हमें बताएगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर लो, थोड़ा सा अपने पास इसकी वर्डिंग्स लिख लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ, मैं दोबारा दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ, रोटेशन एंड एनलार्जमेंट सेम टाइम में नहीं हो सकते। देखो आपके पास, मैंने आपको ये बोला ना कि अभी हमने enlargement नहीं किया है, आप उसको रोटेशन मत समझना। रोटेशन के लिए जरूरी होता है कि द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द साइज ऑफ द इमेज शुड बी सेम। रोटेशन में साइज चेंज नहीं होना चाहिए। इस वाले केस में जो मैंने आपको दूसरी वाली एग्जांपल शेयर की है, इसमें साइज चेंज हो रहा है। इट डजेंट मैटर फ्लिप हुआ है कि नहीं हुआ, enlargement में भी फ्लिपिंग होती है, वो मैं बताऊंगा क्यों होती है। तो ये रोटेशन नहीं बोलोगे तुम, इसको एनलार्जमेंट बोलोगे, सही है। तो ये बेसिकली एनलार्जमेंट है, रोटेशन नहीं है। रोटेशन में आप याद रखना, देखो मैंने आपको जब आइडेंटिफिकेशन सिखा रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहली जो जो ट्रिक है ना, वो यही होती है कि जस्ट चेक द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज आपको एक लग रहा है, क्योंकि वो ग्रिड पे बना होता है, ग्रिड पे तुम एरिया निकाल सकते हो, तो दोनों का एरिया सेम आना चाहिए। जब तुम दोनों का एरिया निकालोगे सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है एनलार्जमेंट जो है ना, वो तो बाहर हो जाएगी विंडो से, उसके बारे में तो तुम सोचोगे भी नहीं। लेकिन अगर तुम देखते हो कि यार ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज जो है वो चेंज हो रहा है, तो फिर सिर्फ इनलार्जमेंट ही आएगी, बाकी सारी चीजें जो है वो आप साइड पे कर दोगे। ये आइडेंटिफिकेशन इस तरह जो है ना वो हम करते हैं। तो मैं अभी तुम्हें इनलार्जमेंट सिखा रहा हूँ, तो इनलार्जमेंट में अब एक नई चीज आ गई कि भाई ऑब्जेक्ट हमारा फ्लिप भी हो रहा है, उसकी ओरिएंटेशन भी चेंज हो सकती है इनलार्जमेंट में। आई होप यही क्वेश्चन था जैना तुम्हारा। व्हेन साइज एंड ओरिएंटेशन चेंजेस देन डेफिनेटली इनलार्जमेंट। जैसे अदनान इसी तरह कह रहा है कि बस तुम साइज पे फोकस करना। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज डिफरेंट हुआ, तो इसका मतलब है इनलार्जमेंट हो रही है। डजेंट मैटर ओरिएंटेशन सेम है या डिफरेंट है। ओरिएंटेशन सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, वो जो है ना स्केल फैक्टर पे डिपेंड करती है। वो मैं अभी तुम्हें स्केल फैक्टर सिखाता हूँ। ठीक है, चलो अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट और स्केल फैक्टर बताना बहुत जरूरी है, वरना जो है वो एनलार्जमेंट को डिस्क्राइब नहीं कर सकते तुम। हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, आपको दो कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स जो है वो ढूंढने हैं, और दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स को लाइन से ज्वाइन करके लाइन एक्सटेंड कर देनी है। जहां लाइन मीट करेगी दैट विल बी द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। दो तरह के क्वेश्चन हमने फिगर्स डिस्कस किए हैं, दो ही तरह की फिगर्स हैं। हो सकता है कुछ आपके पास क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज ऑन वन साइड एंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑन द अदर साइड। ठीक है, तो ये भी एक सिनेरियो है। और ऐसा सिनेरियो भी आ सकता है कि मे बी पॉसिबल द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। अच्छा, एक चीज हमने डिसाइड कर ली कि ओरिएंटेशन जो है ना वो चेंज हो सकती है। सेम ओरिएंटेशन भी हो सकती है, और चेंज जो है ना ओरिएंटेशन आपकी फ्लिप भी हो सकती है एनलार्जमेंट में। तो दोनों तरह के केसेस हैं। ठीक है। अच्छा, अब जरा इसी से जो है ना रिलेटेड एक चीज है, वो भी देख लो। अब मैंने आपको बोला था ना कि भाई देखो, गौर से देखो कि हमारा जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है वो एक साइड पे है, और हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज एक साइड पे है। तो अगर इस तरह का सिनेरियो होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका स्केल फैक्टर है ना, आपका जो स्केल फैक्टर है वो पॉजिटिव है। अगर आपका स्केल फैक्टर पॉजिटिव होगा, भी मैं स्केल फैक्टर पे बात करता हूँ, स्केल फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है। मैं अभी सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जल्दी से, कि ये वाला जो सिनेरियो है ना, इसमें स्केल फैक्टर आपका पॉजिटिव है। जब आपका स्केल फैक्टर पॉजिटिव होगा, ठीक है, स्केल फैक्टर कुछ भी हो सकता है, स्केल फैक्टर इज जस्ट अ नंबर। तो जैसा आपने फिजिक्स में वो पढ़ी है ना, मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं आप फिजिक्स में, इसी तरह स्केल फैक्टर भी है कि बस इसमें ये होता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो जो है वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो स्केल फैक्टर इज जस्ट अ नंबर, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर स्केल फैक्टर आपका पॉजिटिव होगा, तो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट विल बी ऑन वन साइड एंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी ऑन द अदर साइड। इसमें ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आपका स्केल फैक्टर नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट विल बी इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज,
और इसमें तुम्हारी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इफ k is positive means if the scale factor is positive, center of enlargement will be on the other side of the object and the image। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा है और स्केल फैक्टर जो है ना इसकी ऑपोजिट साइड पे तुम्हें मिलेगा, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर k तुम्हारा नेगेटिव हो गया, जीरो से छोटा हो गया, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जो है वो इन्लार्जमेंट होगी, लेकिन तुम्हारी जो ओरिएंटेशन है वो भी चेंज हो जाएगी और तुम्हारा सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट और इमेज के बिल्कुल बीच में मिलेगा। सही है? तो ये स्केल फैक्टर अगर मैं तुम्हें बताऊँगा ना, तो तुम स्केल फैक्टर से ही आइडेंटिफ़ाई कर लोगे कि तुम्हारा इमेज कहाँ बनने वाला है, उसकी ओरिएंटेशन चेंज होगी कि नहीं होगी, वो जो है वो सेम साइड पे बनेगा, या जो है ना ये सारी चीज़ें तुम स्केल फैक्टर से खुद ही आइडेंटिफ़ाई कर लोगे। अब जब तुम स्केल फैक्टर समझ लोगे तो तुम्हें इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्केल फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए कुछ फ़ॉर्मूलाज़ हैं हमारे पास, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आई होप ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट वाला जो क्वेश्चन है, ये जो मतलब कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया है। वो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, दो कॉरस्पॉन्डिंग जो पेयर्स हैं वहां से लाइंस को ज्वाइन करते हुए उसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर देना है। अब तुम बोलोगे सर उधर क्यों नहीं एक्सटेंड किया, वहां इसलिए एक्सटेंड नहीं किया क्योंकि ये दोनों लाइंस जो है ना वो मीट नहीं होती, वहां पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन वहां मीटअप होती है। अगर मैं इसको आगे की तरफ आगे या फॉरवर्ड करता इस तरह, तो वो उसको भी आगे करता एक्सटेंड, तो ये दोनों कभी भी मीट नहीं होती। तो मुझे बेसिकली उनका मीटिंग पॉइंट चाहिए, तो मैंने इसीलिए उसको इस साइड पे एक्सटेंड किया। ये जो है वो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट हो गया। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट एक साइड पे भी हो सकता है ऑब्जेक्ट इमेज के, या फिर बीच में भी आ सकता है। अगर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट और इमेज है वो एक साइड पे होगा। अगर तुम्हारा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जो है वो नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हारा जो वो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है वो इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज होगा, जैसे कि तुम्हें यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, अब जरा जल्दी से देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड द स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर फाइंड आउट करने के हमारे पास कितने फॉर्मूलाज हैं? तो हमारे पास स्केल फैक्टर फाइंड आउट करने के वी हैव थ्री फॉर्मूलाज। सबसे पहला वाला जो फॉर्मूला है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और हम यही वाला जो है ना वो बार बार यूज करने वाले हैं। बाकी दो फॉर्मूलाज जो है वो हम यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी लिखे हुए हैं तो उनको आप भी नोट कर लो। तो फर्स्ट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द स्केल फैक्टर इज इमेज लेंथ डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट लेंथ। ठीक है, अच्छा मेरे पास फर्ज करो ये एक फिगर बनी हुई है। अब तुमने सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें ना अगर कभी वो ऑब्जेक्ट और इमेज देना तो सबसे पहले सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट फाइंड करना, उसके बाद स्केल फैक्टर फाइंड करना। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जो है ना वो मतलब जब तुम फाइंड करोगे अगर वो एक साइड पे आएगा तो इसका मतलब है तुम्हारा स्केल फैक्टर पॉजिटिव होगा। अगर वो इन बिटवीन आएगा तो इसका मतलब है तुम्हारा स्केल फैक्टर नेगेटिव होगा। सही है, तो पहले तुम सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट फाइंड आउट करोगे बाय ज्वाइनिंग द लाइंस, उसके बाद आप स्केल फैक्टर बताओगे। इसीलिए मैंने वो पहले समझाया, इसके बाद मैं स्केल फैक्टर पे आ रहा हूँ। पहले कभी भी स्केल फैक्टर नहीं बताना। ये है कि तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ ऑब्जेक्ट और इमेज एक साइड पे है और आपका जो वो सेंटर है वो एक साइड पे, इसका मतलब है यहाँ स्केल फैक्टर पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो तुम्हें सेंटर फाइंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ सेंटर गिवन था। अगर ये सेंटर बीच में होता, इन बिटवीन होता ऑब्जेक्ट और इमेज के, तो तुम्हें पता था कि तुम्हारा जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है वो नेगेटिव होता। ठीक है ना, तो पहले हमेशा सेंटर फाइंड करते हैं, उसके बाद जो है ना वो स्केल फैक्टर बताते हैं। अब स्केल फैक्टर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है इमेज लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट लेंथ। इमेज की लेंथ देख लेते हैं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है पी क्यू आर। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो इमेज हो गया। इमेज की लेंथ के लिए कोई भी एक साइड देख लो जल्दी से। हमें ये वाली साइड जो है वो क्लियर नजर आ रही है, हम ये वाली साइड ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गई। और उसके बाद अब ये जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है ये देख लो, 1 और 2, ये 2 हो गई। तो जब आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो स्केल फैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 3। तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव 3 है क्योंकि स्केल जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है इट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो आपने 6 को 2 से डिवाइड कर देना है इस तरह, और इस तरह 3 लिख के दिखा देना है। ये पॉजिटिव 3 होगा तो वो खुद ही समझ लेगा कि अच्छा इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जो है ना वो ऑब्जेक्ट और इमेज के दूसरी साइड पे है, बीच में नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है इसको भी देख लो एक बार। ये कह रहा है आपसे कि इमेज टू सेंटर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट टू सेंटर डिस्टेंस। अब ये मेरा सेंटर है, यहाँ से मैं देखता हूँ कि मेरा इमेज का डिस्टेंस कितना। अब इमेज का मैं ना एक पॉइंट ले लेता हूँ पी डैश, तो ये पी डैश ले रहा हूँ तो यहाँ से पी ले लेता हूँ। तो अब यहाँ से जरा काउंट करके मुझे बताओ 1 2 और 3। इसका मतलब है कि इमेज टू सेंटर डिस्टेंस जो है ना ये 3 आ रहा है। और ज़रा जल्दी से मुझे ये बता दो कि ऑब्जेक्ट टू वो सेंटर डिस्टेंस कितना आ रहा है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है और यहाँ से जब मैं जाऊँगा तो सिर्फ एक आ रहा है, तो 3/1 कितना हो गया? 3/1 इज इक्वल्स टू 3 हो गया। तो इस वाले फॉर्मूले से भी बिल्कुल आपका सेम आंसर आ रहा है। हम लोग हमेशा फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला। वो सबसे कॉमन है, सबसे ईजी है टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बोथ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट। ग्रिड बना हुआ होता है, यू जस्ट हैव टू काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस। बड़ा आसान सा काम है, बॉक्सेस को काउंट करो।
इमेज की लेंथ ऊपर आती है, ऑब्जेक्ट की लेंथ नीचे जाती है, दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट द स्केल फैक्टर। सेंटर का ख्याल रखना, इसने यहाँ हमें सेंटर दिया हुआ था, हमने देखा सेंटर इज ऑन वन साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द इमेज, तो इसीलिए स्केल फैक्टर मैंने पॉजिटिव लिखा। अगर वो बीच में बनाता ना तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ नेगेटिव लिखता। वो कभी भी नहीं बताएगा कि पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो, आपको खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि मेरा स्केल फैक्टर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि पहले तुम सेंटर फाइंड कर लो, तुम देख लो कि सेंटर किस साइड पे है, ये जो है दूसरी साइड पे है या फिर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। तो उस वजह से इसमें साइन जो है ना वो वहाँ से पता चलेगा। अच्छा, अब ये वाला भी देख लेते हैं जल्दी से। ये है के स्क्वायर इज इक्वल्स टू इमेज एरिया डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट एरिया। अब इमेज का एरिया निकाल लो जल्दी से, तुम लोग मुझे बताओ इमेज का एरिया क्या आएगा। जल्दी से इमेज का एरिया निकालो, ऑब्जेक्ट का एरिया निकालो, दोनों को डिवाइड करो, स्क्वायर रूट लो। देखो के की वैल्यू 3 आएगी। अच्छा, जब तक मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ। कैन वी यूज एनी साइड ऑफ द फॉर द फर्स्ट फॉर्मूला, कैन वी यूज बेस इंस्टेड ऑफ, हाँ बिल्कुल, कोई भी। अगर आप इसका बेस, इमेज का बेस यूज कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट का भी बेस यूज कर लो, उससे भी सेम आंसर आएगा। डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू आएंगी, डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू आएंगी, ये असद मुझे समझ नहीं आया, क्वेश्चन जरा दोबारा पूछ लो एक बार। डिनोमिनेटर में ऑब्जेक्ट आता है। देखो अगर तुम्हारा जो है वो इनलार्ज हो रहा है, सर ऑल द फॉर्मूलाज गिव द सेम आंसर, बिल्कुल ऐसे ही है, सारे फॉर्मूलाज सेम आंसर दे रहे हैं। मैं इसको भी जरा एक बार कर लेता हूँ। असद ये सवाल दोबारा पूछ लो बस एक बार। अच्छा, उजाला कह रही थी सर बेस ले लें, तो बेस ले लो उजाला, बेस भी तो 1 2 3 आ रही है, 3/1 हो जाएगा, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इट डजेंट मैटर, तुम हाइट लो बेस लो, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। अगर तुम इमेज की हाइट ले रहे हो तो ऑब्जेक्ट की भी हाइट लेना, अगर इमेज की बेस ले रहे हो तो ऑब्जेक्ट की भी बेस ले लो। इमेज एरिया कैसे निकालेंगे, इमेज एरिया के लिए क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट जो है वो हमारे पास 6 आ रही है, बेस 3 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 हो जाएगा, और 18 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इमेज एरिया आपके पास आ रहा है 9। और ऑब्जेक्ट का एरिया कैसे निकालूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट इसकी 2 आ रही है, बेस इसकी 1 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो गया, और 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो इसका जो एरिया आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो 9 को जब 1 से डिवाइड किया मैंने, 9 डिवाइडेड बाय 1 विल गिव मी 9। और आपको पता है जब मैं यहाँ से के स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 3। तो तीनों फॉर्मूलाज जो है हमें सेम आंसर दे रहे हैं, लेकिन हम लोग हमेशा फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वो इजी है और उसमें जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि सेंटर जो है वो आपको निकालना पड़ता है पहले ना, क्योंकि इमेज टू सेंटर डिस्टेंस के लिए आपको सेंटर पता होना चाहिए। अगर मैं इस तरह की दो फिगर्स तुम्हें बना के दे दूं तो तुम खुद ही समझ लोगे यार ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुई है। सर ने कहा था अगर ओरिएंटेशन चेंज जो है चेंज नहीं होती तो स्केल फैक्टर पॉजिटिव होता है। तो ये चीज़ आप जो है ना वो इस वाले फॉर्मूले से बड़ी आसानी से कर लोगे। इस वाले फॉर्मूले के लिए ना सेंटर की बहुत ज़रूरत है, अगर सेंटर नहीं होगा तो फिर हम इमेज टू सेंटर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। चलो इसको नोट डाउन कर लो, थोड़े से अपने नोट्स बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट की वैल्यू इमेज वाली से हो सकती है या, देखो अगर इन्लार्जमेंट हो रही है ना, अगर इन्लार्जमेंट हो रही है तो इमेज आपका बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। लेकिन अगर जो है वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिमिनिश हो रहा है, साइज उसका छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जो है ना वो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, इमेज छोटा होगा, तो उस वक्त डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू आएगी। तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, अभी मैं तुम्हें स्केल फैक्टर के बारे में और इन्फॉर्मेशन है, ये देखो तुम्हें यहाँ नजर आ रही होगी सेंटर में, ये मुझे बतानी है। तो मैं इसके बाद जो है वो ये वाली चीज बता रहा हूँ, तो फिर स्केल फैक्टर क्लियर हो जाएगा कि स्केल फैक्टर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्केल फैक्टर की वजह से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा जो इमेज है वो सेम ओरिएंटेशन का होगा या डिफरेंट ओरिएंटेशन का होगा। तो ये सारी चीजें स्केल फैक्टर एक बार समझ में आ जाए ना, तो ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। सर के पॉजिटिव और नेगेटिव वाली नहीं समझ में आई। देखो अगर तुम्हारा, जैसे मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ, अगर तुम्हारे पास इस तरह की फिगर है जिसमें ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही, देखो अगर तुम इस वाली फिगर की बात करो तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और ये तुम्हारा इमेज है। जब तुम ऑब्जेक्ट और इमेज को देख रही हो तो इसमें ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही, बस वो स्ट्रेच होके बड़ा हो रहा है। ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हो, इसकी ओरिएंटेशन बिल्कुल ऐसी ओरिएंटेशन का मतलब है कि जो पी नीचे की तरफ है वो अभी भी पी नीचे है, क्यू जो है वो सेकंड नंबर पे है तो क्यू अभी भी सेकंड नंबर पे है, आर टॉप पे तो अभी भी आर टॉप पे है, तो ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही। अगर ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही तो तुम क्या करोगे, सेंटर फाइंड करने की कोशिश करोगे, सेंटर के लिए क्या करोगे, लाइंस ज्वाइन करोगे। अगर तुम्हारा सेंटर एक साइड पे आ रहा है, मतलब यहाँ देखो सेंटर जो है वो हमारा लेफ्ट साइड पे आ रहा है, और ऑब्जेक्ट और इमेज जो है ना वो राइट साइड पे है, मतलब ऑब्जेक्ट इमेज एक अलग साइड पे है और जो सेंटर है वो एक अलग साइड पे है। तो अगर इस तरह का सिनेरियो है तो तुम्हारा स्केल फैक्टर पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर तुम्हारा सिनेरियो इस तरह का है कि तुम्हारी ओरिएंटेशन भी चेंज हो रही है, देखो आर अभी टॉप पे था, आर अब नीचे आ गया, इसका मतलब है कि ये घूम रहा है, ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, फ्लिप हो रही है।
ओरिएंटेशन भी चेंज हो रही है और तुम्हारा जो सेंटर है वो ऑब्जेक्ट और इमेज के बिल्कुल बीच में आ रहा है। एक साइड पे नहीं आ रहा, एक साइड का मतलब होता है यहाँ पे आ रहा होता सेंटर। ऑब्जेक्ट इमेज एक साइड पे थे और वो एक साइड पे था, लेकिन अभी ये जो है वो सेंटर में आ रहा है बिल्कुल। तो जब सेंटर में आएगा ना, तो दैट इज़ द सिनेरियो जब आपका स्केल फैक्टर नेगेटिव होगा। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर मैं थोड़ा-सा और आगे बढ़ता हूँ। अभी स्केल फैक्टर और थोड़ा-सा रह गया है। ये सबको समझ में आ रहा है? जल्दी से एक बार रिवाइज कर ले सारी चीजें। इनलार्जमेंट, तुम लोग चैट बॉक्स में लिखते रहो, मैं तुम लोग को रिवाइज कराता रहता हूँ। इनलार्जमेंट के बारे में हमने सबसे पहले देखा था कि जूम इन और जूम आउट इज कॉल्ड इनलार्जमेंट। ठीक है, इनलार्जमेंट नाम से जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो जाता है और आपका इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो जाता है। ओरिएंटेशन सेम भी होती है, ओरिएंटेशन डिफरेंट भी होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब इनलार्जमेंट आपको दो चीजें बतानी होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट एंड द सेकंड थिंग इज द स्केल फैक्टर। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है वहां से लाइंस ज्वाइन करते हैं। वो लाइंस जहां मीट करेंगी दैट विल बी द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। अब आपका जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है वो एक साइड पे भी हो सकता है ऑब्जेक्ट और इमेज के, और वो जो है आपके ऑब्जेक्ट और इमेज के बिल्कुल बीच में भी हो सकता है। ठीक है ना। अगर द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज ऑन वन साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, देन द स्केल फैक्टर विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव की निशानी एक ये भी है कि ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती। ठीक है। और इफ योर ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑन, ये बिल्कुल जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है वो बीच में आ जाए, तो इसका मतलब है कि योर स्केल फैक्टर इज नेगेटिव। ठीक है ना। तो दोनों केसेस तुम्हारे हो सकते हैं। तो स्केल फैक्टर अगर समझ में आ जाएगा ना, तो तुम्हें फिर फिगर समझ में आना शुरू हो जाएगी, वरना तुम इसी तरह इनलार्जमेंट और रोटेशन में कंफ्यूज हो गए। रोटेशन और इनलार्जमेंट का सबसे बड़ा डिफरेंस ही यही है कि रोटेशन में साइज नहीं चेंज होता, एरिया चेंज नहीं होगा। इनलार्जमेंट में साइज चेंज हो जाता है। जैसे ही साइज चेंज हुआ, आपने वो तीनों ट्रांसफॉर्मेशन को साइड पे रख देना है, एनलार्जमेंट ही होगी फिर। ठीक है। अच्छा, स्केल फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, वो भी हमने बात डिस्कस कर ली। अब जरा आगे बढ़ जाओ जल्दी से। हमने फॉर्मूलाज भी डिस्कस कर लिए कि व्हाट आर द फॉर्मूलाज व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द स्केल फैक्टर, वो भी चीज हो गई। अब जरा ये देख लो कि स्केल फैक्टर की जो एक वैल्यू है ना, वो आपको क्या बात बताती है। स्केल फैक्टर मैंने बोला कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। ठीक है ना। स्केल फैक्टर इज जस्ट अ नंबर। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 कोई भी नंबर हो सकता है स्केल फैक्टर का। अगर आपका स्केल फैक्टर -1 से 1 के बीच में है, ठीक है, -1 0 और 1 के बीच में, देखो जीरो तो हो ही नहीं सकता ना, जीरो तो स्केल फैक्टर हो ही नहीं सकता। अगर -1 और 1 के बीच में अगर आपका स्केल फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है ना, तुम्हारा इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा, डिमिनिश होगा। ठीक है, डिमिनिश लिखा हुआ है ये। डिमिनिश का मतलब होता है इसका साइज छोटा हो जाएगा। सही है। -1 से 1 की रेंज की बात कर रहा हूँ, बस इसको थोड़ा सा गौर से देखना। स्केल फैक्टर के कुछ वैल्यूज हैं, अगर वो तुम्हें समझ में आ जाए तो फिर तुम्हारा काम आसान हो जाता है। -1 से 1 का मतलब है कि तुम्हारा इमेज जो है ना वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ठीक है। डिमिनिश का मतलब होता है स्मॉल साइज। तो -1 और 1 के बीच में अगर तुम्हारा स्केल फैक्टर है, ठीक है, -0.5 है या 0.5 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि तुम्हारा इमेज जो है ना वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। अगर तुम्हारा स्केल फैक्टर 1 से बड़ा है, पॉजिटिव है, और 1 से बड़ा है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव साइड पे है, तो इनलार्जमेंट होगी। ठीक है। इनलार्जमेंट होगी, लेकिन ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि के अगर पॉजिटिव है तो इनलार्जमेंट होगी, लेकिन ओरिएंटेशन आपकी सेम रहेगी। ये वाले फिगर की बात कर रहा हूँ जो हमने फर्स्ट टाइम बनाया ना, ओरिएंटेशन जो मैं कह रहा हूँ सेम होगी। ओरिएंटेशन जो है ना, सेम का मतलब ये है, सिर्फ स्ट्रेच होके बड़ा हो जाएगा वो। ओरिएंटेशन नहीं चेंज होगी। जो टॉप पॉइंट है वो टॉप पॉइंट ही रहेगा, जो बॉटम पॉइंट है वो बॉटम ही रहेंगे। सिर्फ ये स्ट्रेच होके थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा स्केल फैक्टर वो नेगेटिव है, मतलब -1 से जो है वो और छोटा होता जा रहा है, -2 -3 -4, ये और स्मॉलर साइड पे जा रहा है, तब भी इनलार्जमेंट ही होगी, तब भी तुम्हारा इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होगी कि उसकी जो ओरिएंटेशन है ना वो चेंज हो जाएगी। वो अब तुम्हें फ्लिप हुआ हुआ नजर आएगा, तो तुम्हें लगेगा शायद रोटेट हुआ है। तो ये चीज थोड़ा सा समझ लेना कि इफ योर स्केल फैक्टर इज बिटवीन -1 एंड 1, तो तुम्हारा इमेज छोटा होगा, डिमिनिश होगा। 1 से अगर बड़ा है पॉजिटिव साइड पे, तो इनलार्जमेंट होगी। ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम रहेगी, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी, जैसे ये वाली फिगर तुम्हें नजर आ रही है। लेकिन अगर तुम्हारा स्केल फैक्टर -1 से और छोटा होता है, -2 -3 -4 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इनलार्जमेंट तो होगी, इमेज तुम्हारा ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, लेकिन वो फ्लिप हो जाएगा। तुम्हारा सेंटर जो है ना वो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में आएगा। अब हमने स्केल फैक्टर भी डिस्कस कर लिया काफी डिटेल में, और हमने जो है वो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट फाइंड आउट करने का तरीका भी देख लिया है।
अब हम जो है ना क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अब स्केल फैक्टर ना, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट फ्लिप्स, हाँ, व्हेन द ऑब्जेक्ट फ्लिप्स समझ लेना कि वो नेगेटिव होगा स्केल फैक्टर। सर ये फिर से रिपीट कर दें, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तुम लोग को ये नजर आ रहा है बोर्ड इधर? ये बोर्ड नजर आ रहा है सेंटर में? मैं इसी को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि स्केल फैक्टर की वैल्यूज ना आपको बहुत सारी चीजें बता देती हैं। स्केल फैक्टर की वैल्यू अगर आपकी -1 से 1 के दरमियान है, ठीक है, -1 से 1 के दरमियान है अगर आपकी स्केल फैक्टर की वैल्यू, तो समझ लेना कि आपका जो इमेज है ना वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल गेट रिड्यूस्ड, छोटा हो जाएगा। डिमिनिश का मतलब होता है छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्केल फैक्टर 1 से बड़ा है, पॉजिटिव है और 1 से बड़ा है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, तो आप ये ज़हन में रखना कि एनलार्जमेंट होगी और ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी। ओरिएंटेशन चेंज ना होने का मतलब ये है कि जो टॉप पे पॉइंट होगा वो टॉप पे ही रहेगा, जो बॉटम पे होगा वो बॉटम पे ही रहेगा, ठीक है? मतलब आपका साइज़ जो है सिर्फ़ स्ट्रेच होके बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका स्केल फैक्टर -1 से और छोटा हो रहा है, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, और छोटा होता जा रहा है, तो इसका मतलब भी एनलार्जमेंट ही है। इसका मतलब भी यही है कि इमेज का साइज़ बड़ा होगा, लेकिन उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है वो फ्लिप हो जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा-सा शॉर्ट करूँ स्टोरी को, तो मतलब ये समझ लेना कि अगर ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि स्केल फैक्टर पॉजिटिव है। अगर ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है स्केल फैक्टर आपका नेगेटिव हो गया। अगर ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही, तो स्केल फैक्टर विल बी ऑन वन साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। अगर वो फ्लिप हो रहा है, तो समझ लेना कि तुम्हारा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जो है, वो सेंटर में आएगा, वो बीच में आएगा ऑब्जेक्ट और इमेज के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ें? अब चलो ज़रा जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चंस देखेंगे तो समझ में आएगा कि व्हाट वी हैव टू डू। हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसके शॉर्टकट्स हमने डिस्कस नहीं किए, वो भी कर लेते हैं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, सिंपल सा शॉर्टकट है इसका, कोई इसमें जो है ना ज़्यादा लंबी-चौड़ी स्टोरी नहीं है। एनलार्जमेंट के शॉर्टकट्स में ये है कि इफ द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज़ 0, इफ द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज 0 0, मतलब अगर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट ओरिजिन है, तो आपको क्या करना है, इसका शॉर्टकट ये है कि मल्टीप्लाई ऑल द पॉइंट्स, मतलब जितने कोऑर्डिनेट्स है ना तुमने निकाले हैं एक्स और वाई की वैल्यूज। हमारे पास मेजॉरिटी ट्राइंगल्स ही आ रहे हैं, तो ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स ही हो रहे हैं, तो 3 कोऑर्डिनेट्स का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू 6 हो गई। तो हर वैल्यू को जो है ना स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक जो है वो कोऑर्डिनेट 3 1 आ रहा है और स्केल फैक्टर है 2, तो आपने 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास जो है ना वो आपका नया इमेज का पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अगर आपका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 0 0 नहीं है, तो वही जो काम रोटेशन में किया था 3 बार वही काम करना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द सेंटर, देन यू हैव टू अप्लाई द शॉर्टकट, और वो शॉर्टकट क्या है? मल्टीप्लाई ऑल द पॉइंट्स विद द स्केल फैक्टर, यही हमारा शॉर्टकट है। एंड इन द लास्ट यू जस्ट हैव टू ऐड द सेंटर। वही जो 3 काम हमने वहाँ किए थे ना, सब्ट्रैक्ट सेंटर, अप्लाई शॉर्टकट, ऐड सेंटर, यहाँ भी यही वाले काम करने हैं। यहाँ सिर्फ एक ही शॉर्टकट है कि आपको हर कोऑर्डिनेट की एक्स और वाई की वैल्यू को आपको स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। एक क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा-सा और समझ में आएगा। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमारे पास ये रहा क्वेश्चन, ठीक है? ये आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी मैप्स ऑनटू ट्रायंगल पीक्यूआर। आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी जो कि आपको यहाँ फिगर में नज़र आ रहा है। ये जो है एक ट्रायंगल बना रहा है, नया ट्रायंगल बना रहा है जिसका नाम है पीक्यूआर आफ्टर एन एनलार्जमेंट विद सेंटर 0 0। कह रहा है कि एबीसी पे एनलार्जमेंट अप्लाई करोगे और उसका सेंटर होगा 0 0, और उसका जो स्केल फैक्टर है वो +2 है। अब जैसे ही तुमने देखा कि स्केल फैक्टर +2 है, तुमने अपने वो जहन में रख लिया कि ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी और हमारा जो इमेज है वो सेम साइड पे ही बनेगा ऑब्जेक्ट के। अगर ये ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके आगे ही कहीं इमेज बनेगा और उनका जो सेंटर होगा ना वो इस साइड पे होगा, ठीक है? अब चूंकि हमारा ओरिजिन है सेंटर 0 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 0 0 है तो ये ऑब्जेक्ट है, तो हमारा इमेज इधर कहीं बनेगा, क्योंकि उसमें हमने हमने ये चीज डिस्कस की थी कि अगर स्केल फैक्टर जो है वो पॉजिटिव होता है, तो द सेंटर इज ऑन वन साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। ऑब्जेक्ट इमेज एक साइड पे होंगे, सेंटर दूसरी साइड पे होगा, तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें करना क्या है? सिर्फ शॉर्टकट अप्लाई करना है। सिंस द सेंटर इज 0 0, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द शॉर्टकट। एंड व्हाट इज द शॉर्टकट? द शॉर्टकट इज, यू जस्ट हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। ए की वैल्यू पढ़ लो मेरे साथ जल्दी से। ए की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू क्या है? 2, तो ये 2 और 2 हो गया। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 2 और 2, मैंने यहाँ पे लिख दिए 2 और 2। बी के पढ़ लो जल्दी से। बी की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 2 है, तो 5 और 2 हो गए, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? सी की वैल्यू पढ़ लो जल्दी से। सी की एक्स वैल्यू 5 है और वाई वैल्यू 4 है, तो ये हो गया 5 और 4। अब चूंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, और शॉर्टकट क्या कहता है
शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली क्योंकि सेंटर 0, 0 है। शॉर्टकट अप्लाई कर दो जल्दी से, हर एक्स और वाई वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 4, और ये भी 4 हो जाएगा, तो ये 4, 4 मेरे नए कोऑर्डिनेट्स आ गए। इनको जब 2 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, तो ये 10 और 4 हो जाएंगे। और जब मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 5 ज़ा 10 और 4 2 ज़ा 8, तो 10 और 8 हो जाएंगे। तीनों पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर दिए, ये 4 4 हो गया। ठीक है, तो मैंने इसको P बोल दिया। और ये जो Q पॉइंट है दैट इज 10 और 4, ये 10 और 4 हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया 10 और 8। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इमेज, ये मेरा ट्रायंगल PQR बन गया आफ्टर एन एनलार्जमेंट विद सेंटर 0 0। इसका सेंटर था 0 0, और इसका जो स्केल फैक्टर था वो था +2। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं। एनलार्जमेंट में वही रोटेशन वाला काम कर रहा है, बस जो है वो सेंटर चेक कर लो जल्दी से। अगर सेंटर ओरिजिन है तो डायरेक्टली शॉर्टकट अप्लाई कर दो। इसका शॉर्टकट बड़ा सिंपल सा है कि जो भी कोऑर्डिनेट्स आते हैं उनकी एक्स और वाई की वैल्यू को स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। स्केल फैक्टर जो भी हो, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ओरिएंटेशन का अब तुम्हें समझ में आ गया कि अगर स्केल फैक्टर नेगेटिव आ गया तो तुम खुद समझ लेना कि तुम्हारी ओरिएंटेशन फ्लिप हो जाएगी, तुम्हारी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, और तुम्हारा जो सेंटर है ना वो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में आएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें सेंटर चेंज कर देता हूं मैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा सेंटर चेंज कर देते हैं ताकि जो सेंटर वाली वर्किंग है ना उसको भी जो है वो हम एक बार देख लें। हमारे पास ये रहा क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अब इसकी लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन की, जल्दी से पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं, इन लार्ज ट्राइंगल ए बी सी विद सेंटर 2 1, इन लार्ज ट्राइंगल ए बी सी विद सेंटर 2 1, स्केल फैक्टर इज 2। अच्छा, स्केल फैक्टर फिर +2 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई फ्लिप नहीं होगा। और फिर कह रहा है ड्रॉ एंड लेबल इमेज एज ट्राइंगल पी। ठीक है ना, तो जो आपका नया इमेज आएगा उसको आप ट्राइंगल पी बोल देना। प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ डायरेक्टली शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते, सेंटर जो है वो 0 0 नहीं है, तो आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। वो वर्किंग मैंने यहाँ की हुई है, उसको देख लेते हैं एक बार जल्दी से। हमने क्या किया, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिखे। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 3 और 1, तो ए के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए 3 और 1। बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आ गए, 6 आ गया और 6 और 1 आ गया, तो 6 और 1 लिख लिए। और फिर मेरे पास जो है वो सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 6 एंड 3, तो 6 और 3 लिख लिया। सिंस द सेंटर इज नॉट 0 0, सेंटर क्या है 2 1 है, तो मैंने सबके नीचे 2 1 2 1 और 2 1 लिख लिया। अब मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना है, 3 में से 2 को माइनस करूंगा, 1 आंसर आएगा। 1 minus 1 is 0, 6 minus 2 is 4, and 1 minus 1 is again 0, 6 minus 2 is 4, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 minus 1 is 2। सही है ना, ये 3 माइनस टू वन हो, ये 3 माइनस 1 2 हो गया। ये मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ जो है मैंने अपना सेंटर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लिया। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि ये तुम लोग को सही नजर आ जाए। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, द सेकंड स्टेप इज टू अप्लाई द शॉर्टकट। और यहाँ हमारे पास शॉर्टकट है कि हमें स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 1 सा 2 हो जाएगा, 2 0 सा 0 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज अगेन 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। तो ये मेरे पास सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 0 8 0 और 8 4। नाउ द लास्ट स्टेप दैट इज एट सेंटर। दोबारा सबके नीचे सेंटर लिख लिया, 2 1 2 1 2 1 तीनों के नीचे लिख लिया है। अब मुझे सिर्फ ऐड करना है, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो ये 4 1 हो गया। 8 प्लस 2 इज 10, तो ये 10 1 हो गया। और 8 प्लस 2 इज अगेन 10, 4 प्लस 1 इज 5, तो 10 5 हो गया। ये मेरे नए कोऑर्डिनेट्स आ गए। मैंने लोगे ना 4 1 10 1 और 10 8 10 5, तो तुम्हारे पास जो इमेज है वो इस तरह आ जाएगा, जिसको तुम ट्राइंगल पी जो है वो मेंशन कर दोगे। तो ये थी वर्किंग। दोनों क्वेश्चंस हमने दोनों टाइप के क्वेश्चंस कर लिए जिसमें सेंटर 0 0 है, और एक में हमने देखा कि सेंटर हमारा 2 1 था। तो हमें तीनों मेथड्स जो है, मतलब तीनों स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़े। फर्स्ट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट सेंटर, देन यू हैव टू अप्लाई द शॉर्टकट। यहाँ शॉर्टकट सिर्फ एक ही है, और वो शॉर्टकट जो है वो सिर्फ यही है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई द स्केल फैक्टर विद द ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो चूंकि हमारे पास ट्राइंगल्स ही हैं, तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब हमारे पास 6 वैल्यूज होती हैं। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, डजेंट मैटर स्केल फैक्टर पॉजिटिव है नेगेटिव है, उससे हमें टेंशन नहीं लेनी। और उसके बाद लास्ट स्टेप ये है कि आपको दोबारा ऐड जो है वो सेंटर ऐड कर देना है। सेंटर ऐड करके नए पॉइंट्स आ जाएंगे, नए पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो आपको रिक्वायर्ड आपका आंसर मिल जाएगा। स्केल फैक्टर पॉजिटिव होगा, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी। स्केल फैक्टर नेगेटिव होगा तो ओरिएंटेशन आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नॉन रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, इंशाल्लाह देखते हैं, उम्मीद है हो जाए। कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर हम दो क्वेश्चंस और हैं हमारे पास पास पेपर के, वो देख के क्लास फिनिश करते हैं बस। मतलब क्लास फिनिश नहीं करेंगे, वो जो वीडियो है ना 20 मिनट्स वाली वीडियो, वो मैं तुम लोग को लिंक शेयर कर दूंगा, वो वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना।
यहाँ तक कोई कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सबको समझ में आ रहा है? रिवाइज कराऊं एक बार? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से रीड कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू ट्राइंगल्स इन द डायग्राम। अब ट्राइंगल पी आपको नजर आ रहा है और ट्राइंगल क्यू नजर आ रहा है आपको, ठीक है? दोनों ट्राइंगल्स में फर्क है, ओरिएंटेशन चेंज हो गई है, सही है? तो अब आपको पहले ही समझ में आ गया कि भाई देखो, सबसे पहले तो साइज का डिफरेंस है। एरिया अगर आप निकालोगे तो इसका एरिया और इसके एरिया में डिफरेंस है, इसका मतलब है इनलार्जमेंट हो रही है, सही है ना? इनलार्जमेंट हो रही है और उसने हमें यहाँ क्वेश्चन में बता भी दिया है कि भाई इनलार्जमेंट हो रही है, इनलार्जमेंट है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इन्लार्जमेंट का वर्ड यहाँ नहीं देता तो आप इस तरह सोचते कि सबसे पहले आप पी को देखते, क्यू को देखते। डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस इन द साइज बिटवीन पी एंड क्यू, दिस मींस इन्लार्जमेंट हो रही है। और इन्लार्जमेंट भी कैसी हो रही है कि फ्लिप हो गया ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज आपका फ्लिप हो गया है। तो इसका मतलब है कि स्केल फैक्टर जो है ना वो हमारा बीच में कहीं होगा, पहली बात, और वो नेगेटिव होगा। तो आपसे कह रहा है द डायग्राम शोज द ट्राइंगल्स पी एंड क्यू, द एनलार्जमेंट ई मैप्स ट्राइंगल पी ऑनटू ट्राइंगल क्यू। एक एनलार्जमेंट हुई है पी पे, जिसने ये नया ट्राइंगल बनाया है जिसका नाम है ट्राइंगल क्यू। फाइंड दिस एनलार्जमेंट, हमें ये एनलार्जमेंट फाइंड करनी है। और वो हमसे कह रहा है कि फॉर दिस एनलार्जमेंट राइट डाउन द स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर भी लिखो, और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट एज वेल। मतलब सिंपल वर्ड्स में ये समझो कि उसने हमें बोला है कि डिस्क्राइब कर दो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई है, लेकिन खुद बता रहा है कि एनलार्जमेंट हुई है, ठीक है? तो अब रोटेशन वाला क्वेश्चन तो है ही नहीं बिल्कुल। अगर ये रोटेट भी होता तो साइज तो इसका चेंज नहीं होना चाहिए था। तो रोटेशन जो है ना ये बिल्कुल खत्म हो गई, इनलार्जमेंट आ गई है। क्वेश्चन में भी मेंशन है कि इनलार्जमेंट हुई हुई है। सबसे पहले जल्दी से इसका स्केल फैक्टर फाइंड नहीं करेंगे, पहले सेंटर फाइंड करेंगे, उसके बाद स्केल फैक्टर फाइंड करेंगे। वैसे हमें समझ में आ गया कि स्केल फैक्टर नेगेटिव होगा, लेकिन फिर भी पहले हम जो है ना सेंटर फाइंड कर लेंगे। अब तुम ये देखो कि ये वाला जो है इसका ये वाला जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है, मैं देखो मैंने यहाँ लाइन से ज्वाइन कर दी। ये वाला जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो ये वाला बन गया, तो मैंने इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। और ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ टॉप पे आ गया, तो मैंने इन दोनों को लाइन से ज्वाइन किया। तो ये वाला जो पॉइंट था जहाँ दोनों मीट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, जो कि एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 2 है, ठीक है? तो तुम्हें सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है। अब ये जब घूम के आएगा इधर, तो ये वाला पॉइंट जो है वो इधर आ गया, सही है? और ये वाला पॉइंट तुम्हारा टॉप पे आ जाएगा, ये वाला चला जाएगा बॉटम पे। तो तुम क्या करोगे? एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ करोगे, और एक लाइन जो है तुम ऐसे करके ड्रॉ करोगे। वो दोनों लाइन जहाँ मीट होंगी, दैट विल बी द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट चूंकि बिल्कुल ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में आ रहा है, और वो फ्लिप भी हो रहा है, तो इसका मतलब है हमारा स्केल फैक्टर आएगा नेगेटिव। तो स्केल फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है? इमेज लेंथ, इमेज की लेंथ कितनी है? एक साइड ले लो इमेज की कोई भी। तो इमेज की लेंथ आ रही है 2 बॉक्सेस और ऑब्जेक्ट की लेंथ आ रही है 1। तो ये 2/1 हो गया, और 2/1 आपको पता है चूंकि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इन बिटवीन है, तो आपने अपना स्केल फैक्टर लिख लिया -2। और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जो है वो क्या आ रहा है हमारे पास? 1,2, जो कि हमने कंस्ट्रक्शन से फाइंड आउट कर लिया। तो वो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के 2 मार्क्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है? और स्केल फैक्टर निकालने का 1 मार्क है। स्केल फैक्टर जो है वो निकालने से पहले, चूंकि अब तुम्हें समझ में आ गया कि फ्लिप हो रहा है, तो इसका मतलब है स्केल फैक्टर नेगेटिव होगा। वरना स्केल फैक्टर का जो फॉर्मूला है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बताता। वो आपको नहीं बताएगा कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो बस ये बोलते हैं इमेज लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट लेंथ। तो उससे हमें पता नहीं चलता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो वो हम अपने इमेज और ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अगर ओरिएंटेशन फ्लिप हो रही है तो वो नेगेटिव हो जाता है, वरना वो पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है? चलो जल्दी से दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अच्छा, ये द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2010 का क्वेश्चन है, पेपर 2 वेरिएंट 1 का। उस वाले का मुझे रेफरेंस नहीं पता। द डायग्राम शोज ट्राइंगल पी, आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, ट्राइंगल पी, ठीक है? आपसे कह रहा है ट्राइंगल क्यू हैज वर्टिसेस -2 4 60 64। कह रहा है कि एक नया ट्राइंगल है ट्राइंगल क्यू, जिसके वर्टिसेस है -2 4 60 और 64। तो मैंने क्या करना है? सबसे पहले इस ट्राइंगल को ना प्लॉट करना है इसी ग्रिड पे, और ग्रिड पे प्लॉट करने के बाद जो है ना मुझे देखना है कि यार ये हुआ क्या है, ठीक है? आपसे आगे कह रहा है डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल पी ऑनटू ट्राइंगल क्यू। तो सबसे पहले मैं ये जो पॉइंट्स है ना ये प्लॉट करता हूँ। ये है एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू है 4। तो -2 और 4 तो इधर ही आ जाएगा, -2 और 4 तो ये रहा। 6 और 0 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा कहीं, ये 6 और 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 और 4, ठीक है? तो जब मैं इन तीनों को ज्वाइन करूंगा ना तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यहाँ जो है ना मेरे ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हुआ है, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही बिल्कुल। ऑब्जेक्ट मेरा स्ट्रेच होके बड़ा हो गया, इसका मतलब है इनलार्जमेंट हो रही है, ठीक है? इनलार्जमेंट के लिए सबसे पहले मुझे सेंटर निकालना है। चूंकि मुझे समझ में आ गया कि ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुई है,
तो स्केल फैक्टर नेगेटिव तो नहीं होगा, स्केल फैक्टर पॉज़िटिव होगा। तो लेकिन फिर भी मैं जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन, ये जो लाइन थी दोनों की कॉमन थी। ये एक पॉइंट था और ये पॉइंट था। मैंने यहाँ से एक लाइन जो है वो ड्रॉ की और उसको एक्सटेंड किया आगे की तरफ, और मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की और उसको एक्सटेंड किया, तो ये दोनों जो है ना यहाँ मीट कर रहे हैं। ये वाले पॉइंट पे जो है ना दोनों लाइन्स मीट कर रही हैं, क्योंकि देखो यहाँ से जब लाइन जाएगी ऐसे आगे, तो वो इस तरफ आ जाएगी, ठीक है? ये असल में वो ट्रायंगल बना हुआ है ना, मैं इसको यहाँ बनाया था। इस तरह मैंने एक लाइन ड्रॉ की और फिर यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो कि इस वाले पॉइंट को जॉइन करेगी, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये होगा। और मैंने इसको जॉइन करने के बाद जब आगे की तरफ निकाला तो दोनों लाइन्स जो है ना वो इस जगह पे मीट कर रही हैं मेरी। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज़ द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, और ये -2 और 4 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे जो है वो सेंटर भी डिस्क्राइब करना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है एनलार्जमेंट। तो पहले मैंने स्केल फैक्टर जो है, अब मुझे पता चल गया कि स्केल फैक्टर पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो है सेंटर एक साइड पे ऑब्जेक्ट और इमेज के, और ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं हो रही। तो मैंने स्केल फैक्टर निकालने के लिए क्या किया, इमेज वो ले ली लेंथ, इमेज लेंथ कितनी है, 1 2 3 और 4। तो ये 4 बॉक्सेस हो गए, और ऑब्जेक्ट जो है वो 2 बॉक्सेस है। तो 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 4 डिवाइड बाई 2 इज +2। +2 इसलिए आया क्योंकि ओरिएंटेशन नहीं चेंज हो रही, और हमारा सेंटर जो है वो वन साइड पे ऑब्जेक्ट और इमेज के। तो और दूसरी चीज़ जो है वो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट बताना है। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट मैंने कंस्ट्रक्शन से फाइंड कर लिया है। द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज कमिंग आउट एज़ -2 एंड +4। तो -2 और 4 सेंटर आ गया, स्केल फैक्टर +2 आ गया। ये एनलार्जमेंट हो गई, 3 मार्क्स आपको मिल जाएँगे इसके। बड़ा ईज़ी सा क्वेश्चन है, पेपर 2 वेरिएंट 1 का क्वेश्चन है। तो पेपर 2 में भी इस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो अच्छी बात है भाई, ये तो मार्क्स गेनिंग हो गया तुम्हारे लिए। अच्छा, ये इसके ना बाकी के भी पार्ट्स थे, तो बाकी के पार्ट्स चूँकि वो रिपीट हो रहे थे, रोटेशन आ रही थी, रिफ्लेक्शन आ रही थी, तो इसलिए मैंने वो हटा दिए। मैंने कहा कि भाई एनलार्जमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ़ एनलार्जमेंट वाले क्वेश्चन ही तुम लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। अब तुम्हें थोड़ा-सा आइडिया हो गया किस तरह का पूरा क्वेश्चन बनता है। अब ये समझो कि जो हमने कल क्वेश्चन किए थे उसका एक पार्ट और बढ़ के ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो सारी चीज़ें एक तरफ जो है ना वो सारे सवाल सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में पूछ लेता है, एनलार्जमेंट, रिफ्लेक्शन, रोटेशन और ट्रांसलेशन। और डिस्क्राइब करवाता है तुमसे, डिस्क्राइब करने के लिए याद रखना कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या-क्या बताना होता है। तो दैट वाज़ ऑल अबाउट एनलार्जमेंट। ये सारी चीज़ें हमने एनलार्जमेंट की डिस्कस कर ली है, एनलार्जमेंट का स्केल फैक्टर डिस्कस कर लिया, और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कैसे फाइंड करना है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। बाकी मुझे लग रहा है नेट जो है ना वो बच्चों का स्लो होता जा रहा है, बाकी जाते जा रहे हैं। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लो, फिर मैं लिंक शेयर करता हूँ।